जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं दो चीज़ें आपके साथ बस शेयर करना चाहता था। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये जो दो चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ है, आप यकीनन जानते होंगे कि मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में या बहुत सी वीडियोस में जो ब्लॉकचेन है उसकी फ़ीस के बारे में बहुत बात करता हूँ कि जिस जिस ब्लॉकचेन की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उस ब्लॉकचेन के ऊपर आपको कोई भी कॉइन या टोकन लेने से पहले आपको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा आप कॉइन या टोकन किसी एक ब्लॉकचेन पर ले लेते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए हर दफ़ा उस की फ़ीस अदा देनी पड़ती है। इसलिए और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को शुरू में पता नहीं होता, तो वो समझते हैं कि सिर्फ कॉइन ले लेंगे या टोकन ले लेंगे और बस उनके उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि आप कॉइन या टोकन लेके बैठ जाते हैं और उसकी प्राइस तो ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन अगर आप उसको कॉइन को जब बेचते हैं या उसको एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे कॉइन से, तो हर दफ़ा आपको उसकी बहुत ज़्यादा एक फ़ीस देनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम अभी जो इस वक्त जो सबसे बड़े ब्लॉकचेन हैं उनके बारे में हम जानते हैं, बीटीसी और इथेरियम है और कुछ और भी हैं, और इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से ब्लॉकचेन की कौन सी फ़ीस कितनी है। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चार्ट सा खुला हुआ है, ग्राफ है। इसके अंदर आप देखें कि ये इथेरियम है, इसकी आप फ़ीस ज़रा चेक करें, $46। ये जो $46 है, ये कम से कम है। ओके, ये एवरेज डॉलर में प्राइस है। बहुत ही ये आप लकी होंगे कि अगर आपको इतनी प्राइस भी मिल जाए, वरना इससे कहीं ज़्यादा होती है, डबल से भी ज़्यादा होती है। अगर मैं इस वक्त आपको दिखाऊं कि इथेरियम की इस वक्त प्राइस क्या चल रही है, तो देखिए हम इस वक्त 100 प्लस चल रही है। ठीक है, ये इथेरियम गैस लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं 103 पे आ रहा है। अगर मैं इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन करूंगा, कोई अपना कॉइन खरीदूंगा इथेरियम ब्लॉकचेन पे, या बेचूंगा या स्वैप करूंगा या स्टेक करूंगा या अनस्टेक करूंगा, जो मर्जी करूंगा, मुझे हर दफ़ा एक एक स्टेप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। हर दफ़ा $100 नहीं होंगे, लेकिन कम से कम भी आपको जो मुझे आप जो समझ लें एवरेज जो फीस देनी पड़ेगी मुझे, वो इतनी $46 पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा फीस है। आप इसको इससे कंपेयर कर लें कि देखें जो दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है, देखें इसके $2.5 के करीब, ये भी $3 से कम, $1.5 बिटकॉइन की। उसके बाद ये दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं, बाइनेंस की देख लें कितनी है, आधे डॉलर से भी कम। इसी तरह और जो है दूसरे डिफरेंट कॉइन्स या ब्लॉकचेन जो है उनकी फीसेस कितनी है, एवलांच की, पॉलीगॉन की, सोलाना, ये सब डिफरेंट ब्लॉकचेन हैं। और इनकी आप फीस जरा चेक करें, 0.00025। इसके आखिरी वाले की देखें एवलांच की, एक दो तीन पाँच जीरो। इसके मुकाबले में आप इसकी इथेरियम की फीस देखें। तो इसलिए मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि भाई आप कोई जब भी कॉइन देख लेना चाहते हैं, कि जी आपको कोई कहता है यार ये कॉइन ले लो या ये वो टोकन ले लो, तो सबसे पहले ये देखा करें कि वो किस ब्लॉकचेन पर है। आपको उसके आपके पास उसकी फीस देने के पैसे हैं भी या नहीं। हो सकता है कॉइन $1 का हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप 100 कॉइन उसको उठा लें, और आपको पता चले कि वो इथेरियम पर है, तो 100 कॉइन उठाने के लिए आप $100 खर्च करेंगे, प्लस उसके $50 या 70 80 90 $100 आप उसकी फीस अदा करेंगे। ठीक है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, 200 200 $250 तक इसकी फीस जा चुकी है इथेरियम की। तो ये आपको हमेशा ये जो चीज़ है, इसको आप बेशक अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जो भी कर लें, इससे आपको हमेशा अंदाज़ा रहेगा कि किस ब्लॉकचेन की फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है, फ़ीस का जो लेवल है, वो क्या चल रहा है। तो एक चीज़ तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। दूसरा ये कि एक आज पाकिस्तान के अंदर आप अगर वक़ार ज़का को जानते हैं, तो पाकिस्तान में वक़ार ज़का का एक बड़ा नाम है और वो क्रिप्टो मूवमेंट चलाते हैं। कितने कामयाब हैं, कितने कामयाब नहीं, इस पे तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी का जो तजर्बा उनके साथ मुख्तलिफ है। कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, कई लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस पे तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये कामयाब है या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में क्रिप्टो का। और वो आज एक धरना दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में भी क्रिप्टो के ऊपर अभी पिछले दिनों खबर आई थी, सिर्फ 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है बाइनेंस से रिलेटेड, और लोगों के अरबों डॉलर्स है टोटल, यानी लोगों ने जो इन्वेस्ट किए हुए थे वो उनके जो है वो उनको नुकसान हो गया है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये इसके ऊपर इसको इसको इसके ऊपर सख्ती की जाए क्रिप्टो के ऊपर।
तो सख्ती अब ज़ाहिर है कि सख्ती का अक्सर मतलब ये होता है कि उसको बंद भी कर दिया जाता है, उसको कई दफ़ा उसको बैन कर दिया जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करके रखी हुई है और वो उसको करते रहना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो चाहती है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है कि लोग टैक्स बचाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या टेरर फाइनेंसिंग होती है और बहुत कुछ इस तरह के गलत काम होते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं इसको। और कंट्रोल जब तक कंट्रोल नहीं होता उस वक्त तक, जब तक लॉज नहीं बन जाते, कानून नहीं बन जाते, उस वक्त तक हुकूमत का ये तरीका होता है कि वो उसको बैन कर देते हैं। और लॉज बनने में और कानून बनने में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो लोगों का जो बहुत सारा पैसा लगा लगा होता है वो फंस जाता है, रुक जाता है और ये पता भी नहीं होता कि वो लॉ बनेगा तो कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा। और तो इसलिए इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लिए। अब ये पाकिस्तान में ही सिर्फ नहीं जहाँ पे कि आप कह लें कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सख्ती की जा रही है, दुनिया में बहुत से मुल्कों में सख्ती की जा रही है, चाइना में, अमेरिका में, सिंगापुर में, इंडिया में, दुनिया की बहुत सारी जगहों पे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी यूके में, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में और दुनिया में बहुत सारी जगहों पे अभी भी खुला पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसका असल असल में इसका हल यही है कि पाकिस्तान में भी उसका कानून बनाएँ, जल्दी बनाएँ, रेगुलेट करें उसको और उसके बाद लोगों को करने दें। क्योंकि देखें, मनी लॉन्ड्रिंग तो जो है दुनिया में वैसे नहीं होती क्या? जब से 9/11 हुआ है, उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सख्त कानून बने हैं। और दुनिया आपने यहाँ अक्सर फैटफ का नाम सुना होगा पाकिस्तान के हवाले से, अगर आप खबरों पे नज़र रखते हैं तो फैटफ भी यही है, मनी लॉन्ड्रिंग में कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है कि आप अपनी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ठीक करें, ये करें, वो करें, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका रोका जाए और जो टेरर फाइनेंसिंग और इस तरह की दूसरी चीज़ जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं गलत किस्म की, उनको कंट्रोल करने के लिए। अ, इसी तरह लेकिन मसला ये है कि गलत काम तो हर चीज़ में होता है। आप स्टॉक मार्केट भी चल रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी कौन सा गलत काम नहीं होता। लोग बिजनेस करते हैं, एक कोई उसमें कौन सा गलत काम नहीं होता। इसी तरह आप देख लें, क्रिकेट लोग खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलने पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन क्रिकेट के अंदर भी सट्टेबाजी होती है और पता नहीं और क्या कुछ नहीं होता। तो उसकी इन सब के गलत काम होने की वजह से किसी भी चीज़ को कंप्लीटली बंद नहीं किया जाता, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको जो गलत काम करता है उसको पकड़ा जाता है, ना कि पूरी चीज़ को ही आप बंद करके रख दें। तो इस वक्त अब पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बंद नहीं होनी चाहिए, इसको कंट्रोल होना चाहिए, यानी इसके ऊपर कानून बने और उसके बाद लोगों को करने दें। लोगों को, क्योंकि ये रोक नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं, ये रुक नहीं सकता। ये जितना फैल चुका है ऑलरेडी, इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, एनएफटीज हैं और मेटावर्स आ रहा है, ये रुक नहीं सकता। इसलिए अब पाकिस्तान है या जो भी दूसरा मुल्क है वो उसके ऊपर जो कंट्रोल करने की या बैन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कंट्रोल होना चाहिए बिल्कुल। तो लेकिन उसके ऊपर अब जैसे मैंने कहा कि कितना वो टाइम लगाती हैं उसका कानून बनाने में और उसको सब कुछ कंट्रोल करने में, ये अब सब हर कंट्री के अपने ऊपर डिपेंड करेगा। कई कंट्रीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि जल्दी हो जाए, कई हैं जिनको कोई जल्दी नहीं है। तो अब आप अपने मुल्क में, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, जहाँ पर भी हैं, अब आप अगर आपके मुल्क में वहाँ पे उसके ऊपर बैन लग रहा है तो आपके ऊपर है, अगर आप क्रिप्टो को चाहते हैं चलता रहे तो फिर आपको इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर यानी सुस्ती ना दिखाए, जो भी करना है जल्दी कर ले। ओके, इसके अलावा बस ये दूसरा टॉपिक था और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बस जल्दी से दिखाना चाहता था कि आज मार्केट अच्छी चल रही है दोबारा, यानी पिछले 2 दिन से मार्केट में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रीन्स आना शुरू हो गए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की हुई है तो आपको कई जगह पे आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया होगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बहुत ज़रूरी है, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ, अच्छी स्ट्रैटेजी में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग उसका हिस्सा है। अपनी एंट्री और एग्ज़िट सही स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट ये 2-3 पॉइंट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होने चाहिए कि कब आपने एंट्री लेनी है मार्केट में और कब आपने डेफ़िनेटली एग्ज़िट कर जाना है मार्केट से, ओके? और अगर आपकी यानी एंट्री ली और मार्केट नीचे जाती है तो फिर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहिए। और ये सब सिर्फ़ उस कॉइन या उस टोकन के साथ करें आप जिस टोकन या कॉइन को आप वाक़ई होल्ड करना चाहते हैं, जिसको आप वाक़ई आप समझते हैं कि ये ऊपर जाएगा।
और वैसे तो बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स ऐसे लगता है कि जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर वैसा नहीं होता, इसलिए कि सिर्फ अच्छे टोकन्स अच्छे कॉइन्स को सेलेक्ट करें। अ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, लॉन्ग टर्म, ये मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, हमेशा बताता रहूँगा कि शॉर्ट टर्म को मत जहन में रखें, लॉन्ग टर्म को जहन में रख के फैसला किया करें, लॉन्ग टर्म को जहन में रख के स्ट्रैटेजी बनाएं। ओके, इसके साथ ही मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने का शुक्रिया, इसकी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।